हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कल मैं एक क्लास ले चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का दूसरा क्लास होगा। तो यह क्लास जो है यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। यह एएनएम की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इस क्लास को आप एएनएम की परीक्षा में जाने से पहले 2 से 4 बार जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के दूसरे क्लास का। तो कल मैं एक क्लास ले चुकी हूँ। तो 100 प्रश्न तक मैं कल कवर कर चुकी थी। आज हम 101 से देखेंगे। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, 100 मिलीलीटर माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? 100 मिलीलीटर माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा 66 कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो जैसे जैसे मैं आपको इसका उत्तर बता रही हूँ, आपको भी कमेंट्स में अपना आंसर बताना है, बताते जाना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि कितना आपको स्कोर आया। इसमें जितना भी मैं अभी रिवीजन करवाऊंगी उसमें कितना आपने सही किया, यह आपको भी कमेंट्स में लास्ट में बताना है। इससे आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, 100 मिलीलीटर माँ के दूध से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 66 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्कैरिसिस क्या होता है? एस्कैरिसिस जो है यह क्या होता है? तो यह एक राउंड वर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्कैरिसिस जो है यह एक राउंड वर्म है। अगला देखेंगे, बीसीजी टीके की खुराक कितनी होती है? बीसीजी टीके की खुराक कितनी होगी? 0.5 ml। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त होता है? बच्चों में जो है यह मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त होता है? तो 3 से 4 महीना में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, ऑरल थ्रस। ऑरल थ्रस का कारण क्या है? ऑरल थ्रस का कारण क्या है? तो उत्तर है, आप लोग भी कमेंट्स में बताइए ऑरल थ्रस का कारण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फफूंद इसका कारण हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो क्वाशियोरकर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईजीए। आईजीए जो है यह माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 12 से 15 महीने का बच्चा सीखता है। 12 से 15 महीने का बच्चा क्या सीखेगा? सीधा चलना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा बनना कहते हैं। रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा बनना कहते हैं। सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, डी हम बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सक्रिय प्राकृतिक परीक्षा। रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को सक्रिय प्राकृतिक प्रतीक्षा बनना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में दाने निकलने तथा कॉप्लिक धब्बे।
शरीर में दाने निकलने तथा कॉपलिक धब्बे का मुंह में होना इस रोग की विशेषता है। किस रोग की विशेषता है बताइए आप लोग भी कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो रूबेला रोग की विशेषता हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में दाने निकलना तथा कोपलिक धब्बे का मुंह में होना इस रोग की विशेषता है रूबेला की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे चिकन पॉक्स का वायरस से यह रोग भी हो सकता है। चिकन पॉक्स के वायरस से और कौन रोग हो सकता है बताइए आप लोग। हर्पीस जोस्टर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मम्प्स के द्वारा किशोर लड़कों में होने वाली जटिलता है। मम्प्स के द्वारा किशोर लड़कों में होने वाली जटिलता है नपुंसकता का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ओरल पोलियो का दूसरा नाम क्या है। ओरल पोलियो का दूसरा नाम है सैबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, इनमें से ट्रिपल एंटीजन है। किनमें ट्रिपल एंटीजन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया एक कारक सूक्ष्म जीव है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चे का जन्म वजन इस आयु में पहुंचकर दोगुना हो जाता है। अगर महीने में पूछेगा तो कब हो जाता है दोगुना बताइए आप लोग। 6 महीने में दोगुना हो जाता है। और अगर साल आपसे पूछेगा, अगर साल में उत्तर दिया होगा तो 4 वर्ष में दोगुना होता है। चूंकि यहाँ महीने में दिया हुआ है तो 6 महीने में आप बता सकते हैं कि बच्चे का आयु दोगुना हो जाता है। अगला है बच्चे के दांत निकलने की आयु है। बच्चे के दांत निकलने की आयु क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। 6 महीने में बच्चे की दांत निकलने की आयु है। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? तो मरासमस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे द्वारा पहले त्याग मल को क्या कहते हैं। बच्चे द्वारा जो सबसे पहला मल होता है उसे क्या कहेंगे? मिकोनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? किस वर्ष हुआ? तो 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बीसीजी का टीका किस विधि से दिया जाता है। बीसीजी का टीका किस विधि से दिया जाता है? तो उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इंट्राडर्मल बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला देखेंगे, एस्कैरिसीस का कारण सूक्ष्म जीव है। एस्कैरिसीस का कारण सूक्ष्म जीव है तो कौन सा है? कोरोनी बैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोनी बैक्टीरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एस्कैरिसीस का सूक्ष्म जीव कारण कौन हो जाएगा? कोरोनी बैक्टीरियम। इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में एस्केरिस लिम्बोकोइडिस दे दिया है उत्तर में, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए कोरोनी बैक्टीरियम। तो आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजिकल पीलिया की उत्पत्ति होती है। फिजियोलॉजिकल पीलिया की उत्पत्ति कब होगी? तो जन्म के दूसरे या तीसरे दिन फिजियोलॉजिकल पीलिया की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है। फॉलिक एसिड की कमी के कारण गर्भावस्था में क्या होता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को क्या कहते हैं? तो साल्क वैक्सीन कहते हैं।
इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को साल्क वैक्सीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत 1992 में हुई। अगला देखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अगस्त के पहले वीक में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को मिमक करते समय होने वाली मुख्य जटिलता क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एस्पिरेशन इसकी मुख्य जटिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उदरीय अंगों का अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बाहर उभर कर आने को क्या कहते हैं? उदरीय अंगों का अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बाहर उभर कर आने को क्या कहेंगे? तो ऑम्फेलोसिस कहेंगे, ऑम्फेलोसिल कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदरीय अंगों का अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बाहर उभर कर आने को ऑम्फेलोसिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रूप का अर्थ है, क्रूप का अर्थ है लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस। क्या लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का प्राथमिक भाग है। बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो वेस्टस लेटरलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखते होंगे, ताकि लास्ट में मैं आप ज़रूर देखूंगी कि आप लोग कितना इसमें अटेम्प्ट किए हैं, कितना आपको सही हुआ है आपका नंबर। अगला है, लैरिंग्स में बाधा के कारण होता है। लैरिंग्स में बाधा के कारण क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा क्रूप। हुकवर्म द्वारा होता है। हुकवर्म द्वारा क्या होगा बताइए आप लोग? हुकवर्म द्वारा एनकाइलोस्टोमियासिस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनकाइलोस्टोमियासिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बताइए क्या होगा? क्वाशियोरकर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का दूसरा नाम क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न है, इन्फेंट के पोषण का सूचक क्या होता है? इन्फेंट के पोषण का सूचक क्या होता है? तो वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नवजात शिशु की आंखों में गोनोकोकाई के संक्रमण को क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशु की आंखों में गोनोकोकाई के संक्रमण को ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, डिलीवरी के पश्चात पहले 3 दिन तक स्तन से निकलने वाला पीला गहरा स्राव होता है। तो कोलोस्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्कूल की आयु में विकासशील कार्य होता है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल की आयु में विकासशील कार्य होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी।
मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी। अगला होगा सिर की माप कितने वर्ष में छाती की माप के बराबर हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। सिर की माप 2 वर्ष में छाती की माप के बराबर का हो जाता है। एक इन्फेंट बिना सहारे के कितने महीने में बैठ सकता है? तो 6 महीने में एक इन्फेंट बिना सहारे के बैठ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं? 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु की अवधि को क्या कहेंगे? टोडलर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात काल होता है। नवजात काल कब तक का होता है? तो जन्म से 4 सप्ताह तक नवजात काल होता है। अनुप्राशन का आरंभ कितने महीने से किया जाता है? तो 6 महीने से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक नवजात शिशु की लंबाई होती है। एक नवजात शिशु की लंबाई कितनी होगी? तो 45 से 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले 6 महीनों में नवजात शिशु की लंबाई की वृद्धि दर कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जन्म के कितने महीनों के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस एंड हेड सरकमफेरेंस समान हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ऑप्शन नंबर बी। नवजात शिशु में हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होगा? 18 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? तो 1 से 3 साल के बीच बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अगर प्री मैक्सिलरी प्रोसेस गर्भाशय में फ्यूज नहीं होते हैं तो नवजात में निम्न डिफेक्ट हो सकता है। तो कौन सा डिफेक्ट होगा? क्लेफ्ट लिप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कॉन्जेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर जिसमें बच्चे के पैर प्लैंटर फ्लेक्स्ड होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। तो कौन सा होगा? क्लब फुट और टेलिपस इक्विनीवेरस। ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, क्लब फुट एंड टेलिपस इक्विनीवोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात कुरचना है? निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात कुरचना है? तो उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, हेयर लिप एंड क्लेफ्ट लिप। यह दोनों जन्मजात कुरचना है। अगला है क्षय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि कौन सी होगी? तो रिफेम्पिसिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग है। परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होती है। तो यह टेलिपस कैल्सिनियस होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। टेलिपस कैल्किनियस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है टंग टाई के उपचार में कैंची से काटा जाता है। टंग टाई के उपचार में कैंची से क्या काटा जाएगा? तो फ्रेनम को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे मानव जीवन में निरंतर वृद्धि का समय होता है। मानव जीवन में निरंतर वृद्धि का समय क्या होगा? 18 से 20 वर्ष तक।
नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में प्रयोग होता है। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में प्रयोग होता है 10% डेक्सट्रोज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पोस्टीरियर फंटानेल का आकार कैसा होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोण हो जाएगा। पोस्टीरियर फंटानेल का आकार त्रिकोण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायता करता है। कौन सा हार्मोन सहायता करता है दूध बनने के लिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायता करता है। अगला है, शैशव काल में खेल का प्रकार होता है। शैशव काल में खेल का प्रकार होता है एकांत खेल, ऑप्शन नंबर ए। पर्ट्यूसिस के संचारण की विधि है। पर्ट्यूसिस के संचारण की विधि है ड्रॉपलेट संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बच्चे के नाक पर उपस्थित सफेद उभरे हुए दानों को क्या कहते हैं? बच्चे के नाक पर उपस्थित सफेद उभरे हुए दाने को क्या कहेंगे? मिलिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है। अगला है, हाइपर बिलिरुबिनिया की जानलेवा जटिलता है। हाइपर बिलिरुबिनिमिया की जानलेवा जटिलता क्या हो जाएगा? तो कर्निक्टरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोरो रिफ्लेक्स इस आयु में समाप्त हो जाता है। मोरो रिफ्लेक्स कब समाप्त हो जाएगा? तो 3 महीना में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, तीव्र श्वसन अवसाद के साथ पैदा होने वाले शिशु का अपगार स्कोर कितना होगा? तो 3 से 5 होगा। 3 से 5 के बीच में तीव्र श्वसन अवसाद के साथ पैदा होने वाले शिशु का अपगार स्कोर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वह विटामिन जो धूप की रोशनी के कारण क्रियाशील हो जाता है। वह विटामिन जो धूप की रोशनी के कारण क्रियाशील हो जाता है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। अगला हो जाएगा, एलर्जन के कारण यह रोग होता है। एलर्जन के कारण यह रोग होता है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा एलर्जन के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड बुखार का संचारण होता है। टाइफाइड बुखार का संचारण होता है मलमूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर हो जाएगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो मोन्टेक्स टेस्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नवजात शिशु में पाया जाने वाला मुख्य प्रकार की पीलिया कौन सी है? तो हेपेटोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला फॉन्टेनेल कितने महीने पर बंद होता है? अगला फॉन्टेनेल जो है यह कितने महीने पर बंद होता है? तो 16 से 18 महीने के बीच बंद होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्टिस का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होना क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोकार्डिडिज्म कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेस्टिस का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित न होना क्रिप्टोकार्डिज्म कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, IMNCI स्ट्रेटजी में पीले रंग का वर्गीकरण क्या इंगित करता है? IMNCI स्ट्रेटजी में पीले रंग का वर्गीकरण क्या इंगित करता है? तो स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, RCH कार्यक्रम में माँ एवं बच्चे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर 2 नई सेवाओं को जोड़ा गया, जिनमें से एक कौन सा सेवा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, आप यहाँ से देख के बताइए कौन सा सेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, किशोर स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को हतोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कौन सा कार्यक्रम है? तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो EPI के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन सी वर्ष में की गई? तो सन 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है? तो PNMR कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, मृत शिशु जन्म दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो LFDR। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनिसेफ के सहयोग से WHO द्वारा बच्चों की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन हेतु विकसित रणनीति क्या हो जाएगा? तो IMNCI। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, 4 से 6 अपगार स्कोर इंगित करता है। 4 से 6 जो अगर आएगा आपका स्कोर तो क्या इंगित करेगा? मॉडरेट डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 से 6 अपगार स्कोर है तो मॉडरेट डिस्ट्रेस इंगित करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, जन्म के समय और सामान्य रूप से मोटी नाभि रज्जु कहलाती है। जन्म के समय और सामान्य रूप से मोटी नाभि रज्जु क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटन जेली। वाटन जेली कहलाती है। आगे देखेंगे, कम तापमान पर शिशु के शरीर का रंग अस्थायी रूप से हल्का पड़ जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूटिस मारमोराटा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशु के जन्म के बाद ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से बचाव हेतु प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो सिल्वर नाइट्रेट इसकी प्रयुक्त औषधि है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से बचाव हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ANM एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अगला है, शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस मार्ग से दिया जाता है? शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस मार्ग से दिया जाता है? तो अंतःपेशीय सुई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, शिशु के जन्म के पश्चात नाभिनाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर कोड क्लैंप करते हैं? तो 2 और 5 सेंटीमीटर पर कोड क्लैंप करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ऑरल थ्रस किस परजीवी का संक्रमण है? तो फंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नियोनेटल सेप्सिस में सम्मिलित संक्रमण नहीं है। तो इंसेफ्लाइटिस जो है यह नियोनेटल सेप्सिस में सम्मिलित संक्रमण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त शर्करा कौन सी मात्रा से कम हो जाती है? तो 40 mg/dl से कम हो जाती है रक्त शर्करा। अगला देखेंगे सीवियर हाइपर बिलिरुबिनेमिया। सीवियर हाइपर बिलिरुबिनेमिया का सबसे प्रभावी एवं विश्वसनीय उपचार क्या है? तो फोटोथेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीवियर हाइपर बिलिरुबिनेमिया का सबसे प्रभावी एवं विश्वसनीय उपचार है फोटोथेरेपी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे फोटोथेरेपी हेतु किस रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्लू एंड वाइट रंग को प्राथमिकता दी जाती है। अगला है इंटेंसिव फोटोथेरेपी में शिशु की त्वचा से प्रकाश के स्रोत की कितनी दूरी पर रखी जाती है? तो 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है? तो थैलार्की कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत थैलार्की कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे लड़कियों में मॉन्स प्यूबिस पर बालों के प्रकट होने से यौवन की शुरुआत क्या कहलाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यूबार्की। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? तो 90% हो जाता है लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला और अंतिम प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान। आज का अंतिम है, इसके आगे भी प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे का प्रश्न आपको बताना है या नहीं। गर्भावस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि क्या कहलाती है? तो एम्ब्रियोनिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि एम्ब्रियोनिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि हम जो भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।